हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर फाइल करने से पहले कैश ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट बताई गई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 2024 में कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट है, कैश ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट रखी गई, इनकम टैक्स एक्ट के तहत मैक्सिमम लिमिट कैश ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट की क्या क्या है। इसके बाद कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब नोटिस इशू कर सकता है, कब इशू नहीं कर सकता है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 2024 में कैश डिपॉजिट की लिमिट क्या है। कैश डिपॉजिट की कोई ऐसी लिमिट नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग की लिमिट है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितनी भी इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर इंडिया में, बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, जहां पे कि लोग कैश को डिपॉजिट करते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस लिमिट को जब क्रॉस करेगा तो आप इस पैन के अगेंस्ट में आप इसकी रिपोर्टिंग जरूर से करें। तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ये लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट हो या आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है और आप उसमें पैसे को जमा करते हैं, तो यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक यदि आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि आपने एग्रीगेट जो है जमा कराया है सेविंग अकाउंट में, तो ये लिमिट जैसे ही 10 लाख की क्रॉस होगी, एसएफटी में आपकी ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिपोर्ट हो जाएगी। इसी फिक्स्ड डिपॉजिट में भी यदि आप 10 लाख या उससे ज़्यादा के यदि एफडी आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कराया है, तो ये ट्रांजेक्शन भी आपका ये जो डिपॉजिट है ये भी रिपोर्ट की जाएगी। वैसे ही करेंट अकाउंट में यदि आप बिजनेस करते हैं और यदि आप 50 लाख या उससे ज़्यादा यदि एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट के तौर पे यदि आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में यदि आप करेंट अकाउंट में इस प्रकार का ट्रांजेक्शन आप करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं 50 लाख या उससे ज़्यादा, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये भी आपकी रिपोर्ट की जाएगी। तो चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और यदि आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो आप सिंपली लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एआईएस का सेक्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एआईएस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एआईएस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन आपको दिखेगा, टीआईएस और एआईएस। तो यहाँ पे जो टीआईएस वाला सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन से जो है जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए गए आपके पैन के अगेंस्ट में वो सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ जाएंगी। आपके कैश डिपॉजिट हो सेविंग अकाउंट के, या फिर आपने जो है रीपेमेंट वगैरह किया है, या फिर आपका कैश विड्रॉल है बैंक से, वो सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। इवन म्यूचुअल फंड का जो परचेज और सेल होता है सिक्योरिटी, वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे जो है आपके जो भी ट्रांजैक्शंस एसएफटी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में रिपोर्ट किए गए हैं, ये आपको आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार जरूर से इसको चेक कर लेना है। इनकम टैक्स के द्वारा कैश ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट रखी गई है उसको भी देखना जरूरी है। तो कोई भी लोन या डिपॉजिट यदि आप रिसीव करते हैं, यदि आपने किसी फ्रेंड को लोन दे रखा है या फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद रहे हैं, वहाँ पे जो है बेच रहे हैं आप और आपको कैश में पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे है कि 20,000 या उससे ज़्यादा का आप कैश में ना तो आप कोई लोन का अमाउंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही आप कोई डिपॉजिट का अमाउंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे यदि आपने किसी बैंक से या कोई भी एनबीएफसी से आपने लोन ले रखा है और उसका पेमेंट करने के लिए आप जाते हैं, तो कैश में कोई भी पेमेंट आप 20,000 या उससे ज़्यादा का आप ना करें। और बैंक को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कोई भी कैश का पेमेंट 20,000 उससे ज़्यादा के यदि लोन के रीपेमेंट के लिए दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट ना करें। वैसे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक इन ए फाइनेंशियल ईयर, लोग बैंकों से पैसा को विड्रॉ करते जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि बैंक इस पे टीडीएस भी काट सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की ये जो रूल है इनकम टैक्स की सेक्शन 194N में टीडीएस का प्रोविज़न वहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे जो है जो टीडीएस आपका कटता है ये आपके बैंक के द्वारा निकाले गए पैसे पे कटता है। तो यदि आपका डिपॉजिट यदि 1 साल में 20 लाख रुपए तक है और आप जो है पिछले 3 सालों से अपनी आईटीआर को आप फाइल करते आ रहे हैं, तो ऐसे केस में कोई भी टीडीएस यहाँ पे आपका काटा नहीं जाएगा। वहीं पे यदि आपकी आईटीआर पिछले 3 सालों से यदि फाइल नहीं हुई है तो भी 20 लाख तक यहाँ पे कोई भी टीडीएस रेट अप्लीकेबल नहीं होगा। यदि ये अमाउंट आपका जो है 20 लाख से लेकर के 1 करोड़
के बीच में आता है, यानी 20 लाख के ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक है, तो उस केस में यदि आप पिछले 3 साल की आईटीआर को अपने फाइल कर चुके हैं तो ऐसे केस में कोई भी टीडीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं पे यदि आपने पिछले 3 साल की आईटीआर को अपने फाइल नहीं किए तो आप 20 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे बैंक से, बैंक उस अमाउंट पे 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और आपके पैन के अगेंस्ट में वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स पोर्टल पे उसको रिपोर्ट कर देगा। तो आपके एसएफटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी। वैसे ही यदि आपने बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने विड्रॉ कर लिया है और आप पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल नहीं करते तो 2% के रेट से टीडीएस कट जाता है। और वहीं पे यदि आपने आईटीआर को फाइल नहीं की है पिछले 3 सालों में तो ये रेट आपका ज़्यादा हो जाता है, 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार मैक्सिमम लिमिट कैश की क्या बताई गई है, तो यहाँ पे है कि नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव ₹2 लाख इन ए सिंगल डे। कोई भी पर्सन जो है एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा रुपए जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कैश में, ठीक है। अब वो कैश या तो एग्रीगेट हो सकता है, यानी कि कुल मिला करके दिन भर में 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकता है, या फिर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन की वजह से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट हो सकता है, या कोई सिंगल इवेंट हो सकता है। अब जैसे कि आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप कोई भी ज्वेलरी आपने खरीदा है, सोने का खरीदा है, अब वहाँ पे जो आप पेमेंट करते हैं तो कभी भी शॉपकीपर जो है वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा का आपसे जो है पेमेंट कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब यहीं पे यदि कोई बिजनेस हो, प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, यदि आप बिजनेस करते हैं, आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, या कोई प्रोफेशनल्स है, तो ऐसे बिजनेस या प्रोफेशंस में खर्चे होते रहते हैं। तो कोई भी खर्चा यदि आपका है और किसी भी पर्सन को 10,000 रुपये से ज़्यादा यदि आप कैश में एक दिन में यदि आप पेमेंट करते हैं तो ये एक्सपेंसेस आपका डिस अलाउड हो जाएगा। और उसके लिए सेक्शन 40A3 इनकम टैक्स एक्ट का ये जो है परमिशन आपको देता है कि आप जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा आप कैश में पेमेंट ना करें। 10,000 के नीचे यदि आपका है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैश डोनेशन की यदि बात करें तो कोई भी एनजीओ हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, या कोई भी हो जिसको कि आप डोनेट करते हैं तो आप 2,000 से ज़्यादा का जो डोनेशन आप कैश में नहीं कर सकते। यदि आप 2,000 से ज़्यादा का डोनेशन कैश में करेंगे तो उसका आपको कोई भी फ़ायदा इनकम टैक्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 80G में ये है कि यदि आप डोनेशन करते हैं किसी भी एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो आप चेक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू आप करें, या आपको कैश में करना है तो आप 2,000 के नीचे करें। क्योंकि 2,000 के ऊपर जैसे ही आप ऐसे एनजीओस को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कैश में करेंगे तो वो उसका जो छूट है अपने आईटीआर में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस कैश ट्रांजैक्शन के लिए कब भेजता है। तो आपको नोटिस कब रिसीव होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। हमने देखा कि जो भी ट्रांजैक्शंस की लिमिट बताई गई, कैश डिपॉजिट हो या फिर कैश किसी को पेमेंट करना हो, रिसीव करना हो, ठीक है, ये सब आपने देखा। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है एक लिमिट के बाद क्या हो रहे हैं, एसएफटी में या एआईएस में जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्ट हो रही है आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर प्रिपेयर करनी है। यदि आप अपनी आईटीआर में जो आपके एसएफटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एआईएस में जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए गए हैं, यदि आप उसके सोर्स ऑफ इनकम को अपने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करते हो, या फिर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेस करते हो, आप प्रोफेशनल हो और आपके एआईएस में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एसएफटी उसमें रिपोर्ट किया गया है अमाउंट, और आप अपने आईटीआर में क्या कर रहे हो, वैसे इनकम को आप अंडर रिपोर्ट कर रहे हो या फिर आप मिस रिपोर्ट कर रहे हो इनकम को, तो ऐसे केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब स्क्रूटनी करेगा, उसका जांच पड़ताल करेगा और आपके एआईएस से वो डाटा यदि मैच नहीं करेगा आपके आईटीआर में जो आपने इनकम दिखाई है, तो ऐसे केस में आपको वो नोटिस भेज सकता है। और यहाँ पे जो पेनाल्टी होती है वो 50% से लेकर 200% तक हो सकती है। इसलिए भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने एसएफटी को या एआईएस को बिना चेक किए आईटीआर को फाइल ना करें। उसमें जो भी आपके ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं उसके अनुसार ही अपने आईटीआर को आप प्रिपेयर करें, उसमें
अपने सोर्स ऑफ इनकम को आप जरूर से डिक्लेयर करें। इसके बाद ये है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कब नहीं भेजता है। इवन कि आपके ट्रांजैक्शंस एक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं फिर भी आपको वो कब नहीं भेजता है। तो यहाँ पे ये है कि यदि आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने आईटीआर में जो है सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को यदि आप रिपोर्ट करते हैं, जैसा कि आपके एसएफटी में रिपोर्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग यदि आप प्रिपेयर करके करते हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजेगा। या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे आपकी इनकम है, ठीक है। अब जैसे आप नॉर्मल सिटीजन है तो 2.5 लाख के नीचे हो सकता है, या फिर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख के नीचे हो सकता है, ठीक। तो आपकी इनकम लेट सपोज कि आप पिछले 5 साल 6 साल से आपका हर साल इनकम क्या है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे होता जा रहा है, और आप इस पैसे को क्या कर रहे हो, अपने सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट करते जा रहे हो, और आपका एक टाइम के बाद वो 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस ऐसे केस में भेज तो नहीं सकता, लेकिन भेजता भी है तो आपके ऊपर एक प्रॉपर प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ओवरऑल चीजें हैं आपको कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका ये जो ट्रांजैक्शन है अब आपको नॉलेज में हो या ना हो, लेकिन ये रिपोर्टिंग आपकी होती है और इसके रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को नोटिस भी मिलते हैं, जिसके लिए बाद में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको पहले से ही इसके अकॉर्डिंग ही अपनी आईटीआर को आपको प्रिपेयर करनी है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।